नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा ने माई CGHS ऐप लॉन्च किया है। ऐप को केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड, सूचना और संसाधनों तक आपको बता दें कि पहुंच बढ़ाने और बढ़ाने के लिए भी डिजाइन किया गया है। ये ऐप पहले एंड्रॉयड का ऐप होता था, आज एप्पल के जो यूजर्स हैं उनके लिए iOS का भी ऐप का लॉन्च किया गया है। अब ये ऐप अगर आप डाउनलोड करेंगे CGHS का, तो CGHS की जो भी सुविधाएं हैं, जैसे कि अपॉइंटमेंट बुक करने से लेकर कहाँ पर वेलनेस सेंटर है, वहाँ पर क्या सुविधाएं उपलब्ध है, कौन सा करीबी आपका एम्पैनल्ड हॉस्पिटल है, कौन सी स्पेशलिटी है, वहाँ आप क्या जाके किस तरह से उपचार पा सकते हैं, किस तरह की मेडिसिन आपने प्राप्त करी है, डायग्नोस्टिक आपका क्या हुआ है, ये सब चीज़ें, आपके फैमिली मेंबर्स की डिटेल्स हैं, ये सब चीज़ें आपको इस ऐप के ऊपर उपलब्ध होंगी। हरिद्वार में बीजेपी उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और पूर्व CM त्रिवेंद्र सिंह रावत की उपस्थिति में स्वामी ऋषिवरानंद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पुरुषोत्तम शर्मा के नेतृत्व में उनके हजारों समर्थक बीजेपी में शामिल हुए हैं। हरिद्वार से प्रत्याशी और पूर्व CM त्रिवेंद्र सिंह रावत और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बीजेपी में शामिल होने पर पुरुषोत्तम शर्मा और अन्य सभी समर्थकों का स्वागत और अभिनंदन किया। इस अवसर पर पूर्व CM त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि मोदी परिवार में शामिल होने वाले सभी लोगों ने बीजेपी के प्रति अपनी आस्था और विश्वास व्यक्त किया है। निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव में इसका फायदा पार्टी को होगा। आपको बताते चले कि चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा, जहां पर कई कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, जिसको लेकर पूर्व CM त्रिवेंद्र सिंह रावत भी यहां पर पहुंचे हैं, जहां पर उनका जमकर स्वागत भी किया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव नजदीक है, लोकसभा चुनाव नजदीक है, जिसको लेकर लगातार पार्टी छोड़ने की कवायद भी लगातार तेज है। और इसी कड़ी में पूर्व CM त्रिवेंद्र सिंह रावत भी यहां पर पहुंचे थे हरिद्वार, और जहां पर उनका जमकर स्वागत किया गया। तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव से पहले कांग्रेस को भी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कई कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं। और इसी दौरान CM त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौके पर पहुंचे थे, और जहां पर तमाम लोग भी उपस्थित रहे। आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि हरिद्वार से हैं। तो वहीं गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट के लिए आपको पता चले कि बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा ने अपना नामांकन दाखिल किया है। नामांकन दाखिल करने से पूर्व वे सेक्टर 15A स्थित अपने घर से अपनी माता का आशीर्वाद लेकर परिवार सहित सेक्टर 19 स्थित सनातन धर्म मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने मंदिर में आपको बताते चले कि विधि विधान से पूजा अर्चना की है। और साथ ही उसके बाद उन्होंने जिला मुख्यालय पर विधायक पंकज सिंह और साथ ही तेजपाल नागर के साथ में नामांकन पत्र दाखिल किया है। नामांकन पत्र दाखिल करने से पूर्व पत्रकारों से बातचीत के दौरान डॉक्टर महेश शर्मा ने कहा कि उनके 40 साल के चिकित्सक सेवा और सामाजिक सेवा को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने उन्हें चौथी बार यहां से प्रत्याशी घोषित किया है। और साथ ही जिस पर आपको बताते चले कि उन्होंने ये भी कहा कि वे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, और इसी के तहत CM योगी आदित्यनाथ आगरा दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रबुद्ध सम्मेलन में शिरकत की और लोगों को संबोधित भी किया है। अपनी पौराणिक और ऐतिहासिक स्थलों के लिए विख्यात है। एक और देवादिदेव महादेव बाबा बटेश्वर नाथ का पवित्र धाम इस लोकसभा सीट में है, वहीं साथ ही साथ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए अनेक ऐसे स्थल जो देश और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करती है, वह भी
इस लोकसभा सीट में स्थित है। यहां का अन्नदाता किसान अपने परिश्रम के लिए जाना जाता है, तो मां यमुना की कृपा भी इस क्षेत्र पर बराबर बरसती है। ऐसी पावन धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आज हम सब पूरे देश के अंदर लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव प्रचार अभियान का हिस्सा बन चुके हैं। हम सब जानते हैं कि चुनाव की आग आते ही तमाम लोग अपने अपने तरीके से इसकी विवेचना भी करने लग गए हैं, लेकिन पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी हमें जाने का अवसर प्राप्त हो रहा है, एक चीज साफ दिखाई दे रही है, और उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, चारों ओर एक आवाज है। लोग ये मानते हैं, लोगों की तमन्ना भी है, आम जनमानस की भावना भी है कि चुनाव में एक और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन है, और चुनाव परिणाम के बारे में लोग पहले से आश्वस्त हैं। दूसरी ओर वे लोग हैं जो दल को तो मिलाना चाहते हैं, लेकिन उनके दिल ही नहीं मिल पा रहे हैं। आप देख रहे होंगे इंडी गठबंधन में जो लोग हैं, इन लोगों की स्थिति आप देख रहे होंगे। वेस्ट बंगाल में टीएमसी ने अपने सभी प्रत्याशी दे दिए, कांग्रेस के लिए एक भी सीट नहीं छोड़ी, लेकिन वो इंडी गठबंधन का हिस्सा है। केरल में कम्युनिस्टों ने कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं किया, लेकिन वहां इंडी गठबंधन का हिस्सा अपने आप को कह रहा है। ऐसे ही महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिल रहा है, और ऐसे ही अलग अलग क्षेत्रों में जब इनको प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं, तो सपा का प्रत्याशी कांग्रेस में जा रहा है, कांग्रेस का सपा में जा रहा है, और तब जोड़ तोड़ करके किसी प्रकार से ये लोग चुनावी अखाड़े में अपना दांव आजमाने का कार्य कर रहे हैं। आपने देखा होगा पूरे देश के अंदर लोग आश्वस्त हैं, और आश्वस्त इस बात के लिए भी है क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य पिछले 10 वर्षों में हुआ है, एक चुनाव उन कार्यों की प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए भारत की जनता जनार्दन के द्वारा फिर तीसरी बार मोदी जी को आशीर्वाद दिया जाना है। और इसके लिए जनता भी आश्वस्त है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी फिर से तीसरी बार सरकार बनाएगी, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। बहनों भाइयों, आज पहला चुनाव है 18वीं लोकसभा का, जिसके परिणाम के बारे में जनता स्वस्थ है। बस हमारी तैयारी क्या होनी है कि हमारा प्रत्याशी कितने अधिक वोटों से लीड लेकर के देश की संसद में पहुंचता है। इसकी तैयारी के लिए हर लोकसभा सीट में एक नई प्रतिस्पर्धा खड़ी हुई है। मैं जिस क्षेत्र में जा रहा हूं, जिस भी क्षेत्र में जा रहा हूं, अब तक मैं लगभग 25 लोकसभा सीट को कवर कर चुका हूं, और मैंने एक चीज देखी है, जहां भी मैं जा रहा हूं लोग मुझे एक बात कह रहे साहब हमारी बढ़त 3 लाख से प्रारंभ होकर के आगे जनता जनार्दन का आशीर्वाद जहां तक मिल जाए वहां तक हम लेके जाएंगे। हम लोग चुनाव जिता करके अपने प्रत्याशी को भेजेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। हर एक ओर से यही आवाज आ रही है, और इसीलिए मैं आपके पास आया हूं कहने के लिए, बहनों और भाइयों, यह आवश्यक भी है
यह आवश्यक भी है। आपने बदलते हुए भारत को देखा है। हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि बदलते हुए भारत को देख रही है। ये नया भारत है और ये नया भारत ही नहीं बल्कि हम अपने आंखों से एक विकसित भारत का तस्वीर भी हम देख रहे हैं। विकसित भारत एक ऐसा भारत होगा जिसमें नौजवान के हाथ को कार्य होगा, हर खेत को पानी होगा, हर व्यक्ति हर परिवार के लिए उसकी जरूरत की आवश्यकताएं उसके घर तक उपलब्ध होंगी। एक सुरक्षित माहौल में पूरे देश के अंदर उत्सव जैसा माहौल होगा। उस प्रकार का वातावरण प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत के अंदर बनने की स्थिति पैदा हुई है और उसी के लिए आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। लोग कहते हैं क्या ये संभव है? बहनों और भाइयों, 2014 के पहले के भारत को भी आप देखते थे। जो असंभव था उसे ही संभव बनाने के लिए मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। जो लोगों के लिए था कि ये नहीं हो सकता है, मोदी जी ने उसी को संभव बनाया है। कोई एक स्कीम आप उठा के देख लीजिए। वैश्विक मंच पर भारत के सम्मान का प्रश्न था, जो काम 60 वर्ष तक कांग्रेस नहीं कर पाई, मोदी जी ने 10 वर्ष में वह काम करके दिखाया। आज दुनिया के अंदर 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान बढ़ गया। भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए दावे बड़े बड़े होते थे। दुश्मन देश तब भी भारत की सीमाओं में घुसने का दुस्साहस कर जाता था। आज क्या कोई भारत की सीमा के अंदर घुसपैठ कर पाएगा? क्या आज नहीं कर सकता है। उन्हें मालूम है घुसपैठ की कीमत कैसी चुकानी पड़ सकती है। यह सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक ने साबित करके दिखाया है। बहनों भाइयों, आंतरिक सुरक्षा की स्थिति किस प्रकार से बेहतर हुई है। एक कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करके, नक्सलवाद की समस्या को समाप्त करके, पूर्वोत्तर के उग्रवाद की समस्या को समाप्त करके हम देख चुके हैं। और देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, एक्सप्रेस हाईवे, रेलवे, 4 लेन और 6 लेन की कनेक्टिविटी, मेट्रो, एयर कनेक्टिविटी, ये सभी के साथ साथ जिन जिलों में मेडिकल कॉलेज नहीं वहां मेडिकल कॉलेज, जिन राज्यों में आईआईटी नहीं वहां आईआईटी, जहां आईएम नहीं वहां आईएम, जहां पर एम्स नहीं वहां एम्स, ये सभी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। आपने देखा होगा ये नए भारत की नई तस्वीर इन नए इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से हम सबको देखने को मिल रही है। इन्हीं में हम भी देखते हैं कैसे भारत बदल रहा है। लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में, राशन की सुविधा हो, रसोई गैस की सुविधा हो, विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन की सुविधा हो, हर घर में शौचालय की सुविधा हो, नौजवान के हाथों को कार्य देने का हो, हस्तशिल्पी और कारीगरों के सम्मान का मामला हो। कौन ऐसा सेक्टर है जो छूटा रह गया हो? हर एक के लिए कुछ न कुछ करने का कार्य हुआ है और यही है नए भारत की नई तस्वीर, जिसने पुनः तीसरी बार विकसित भारत के लिए मोदी जी को समर्थन देने की ठानी है। और इसीलिए फतेहपुर सीकरी में मैं फिर से आपके पास आया हूं बहनों और भाइयों, आपसे कहने के लिए फतेहपुर सीकरी को तीसरी बार ये मौका मिलने जा रहा है फिर से। और बहनों भाइयों, हम इसीलिए आए हैं आपसे कहने के लिए कि देश के अंदर जो वर्तमान में पूरी चुनावी लड़ाई चल रही है, ये बहुत स्पष्ट है, ये बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है। एक तरफ फैमिली फर्स्ट वाले लोग हैं
दूसरी तरफ नेशन फर्स्ट वाले लोग हैं। एक तरफ जातिवाद का नारा देकर के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ राष्ट्रवाद के आधार पर एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। एक तरफ परिवारवाद के आधार पर देश के संसाधनों पर डकैती डालने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ 140 करोड़ भारतीयों को अपना परिवार मानने वाले मोदी जी हैं, जिन्होंने सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ पूरे देश को एकजुट करने का कार्य किया है। एक तरफ तुष्टीकरण की नीति पर चलने वाले वो लोग हैं जो पर्व और त्योहारों पर बैन करते थे, आपकी कांवड़ यात्रा नहीं निकलने देते थे, पर्व और त्योहारों के पहले कर्फ्यू लग जाया करता था। और दूसरी तरफ आज मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है, न केवल कांवड़ यात्रा निकल रही है बल्कि अयोध्या में प्रभु राम के भव्य मंदिर का निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त करती है। भाइयों, फर्क स्पष्ट है। मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग जातिवाद के नाम पर राग अलापने का कार्य कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग क्या ये अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर बना पाते? क्या ये लोग बना पाते? क्या ये गरीबों को राशन की सुविधा का लाभ दे पाते? क्या ये गरीबों को रसोई गैस का कनेक्शन दे पाते? क्या ये सुरक्षा का माहौल दे पाते? बेटी और व्यापारी को सुरक्षा देने का कार्य भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। ये फतेहपुर सीकरी से ज्यादा कौन जानता है? 2017 से पहले इस पूरे क्षेत्र में, ज्यादातर क्षेत्र में सूर्यास्त होने के बाद थानों में भी ताले लग जाते थे। सामान्य नागरिकों की क्या स्थिति रही होगी, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज आप देख रहे होंगे अपराधी पहले तो उसने एक युक्ति निकाली थी कि चलिए सरकार जैसे आई है वैसे ही पिछली सरकारों की तरह हम भी वही करेंगे। लेकिन जब सरकार ने कहा नहीं, जीरो टॉलरेंस पर चलेंगे, या तो अपराध करना बंद करो और अपराध करोगे तो उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहो। बहनों और भाइयों, तो ज्यादातर अपराधियों ने अपनी जमानतें तुड़वा करके जेल में चले गए और अब तो कह रहे हैं भैया हमें जेल में ही मत भेजो। अब वहां भी जाने से भाग कर रहे हैं। अब आप देख रहे होंगे अब तो ज्यादातर अपराधी अपने गले में तख्ती लटका करके घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया जिंदगी भर ठेला लगा करके पेट भर लूंगा लेकिन अब कुछ गलत काम नहीं करूंगा, एक बार जान बकस तो बस। बहनों और भाइयों, ये कानून का भय अगर अपराधी और माफियाओं के ऊपर न हो तो गरीबों का, सामान्य नागरिकों और व्यापारियों का ये अपराधी और माफिया जीना हराम कर देंगे। और इसीलिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां हर दूसरे दिन एक दंगा होता था, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के दंगा पहुंचे और कर्फ्यू की पहुंची को जो प्रदेश झेला हो, उस प्रदेश में अब दंगा नहीं चलेगा, कर्फ्यू नहीं चलेगा। वह प्रदेश अब उपद्रव बर्दाश्त नहीं करेगा। वह प्रदेश अपने परंपरागत उत्सव के साथ जुड़ेगा और उत्सव के साथ जुड़ने के लिए ही हम आपके पास आए हैं। ये उत्सव प्रदेश अब मोदी की गारंटी पर विश्वास करता है।
तो आप सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, जो कि आगरा पहुंचे थे। लगातार वो प्रबुद्धजन सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं और लगातार जागरूक भी कर रहे हैं। साथ ही अपराध मुक्त को भी लगातार वो कर रहे हैं कि यूपी अब अपराध मुक्त हो गया। तो सीधा आपको लेकर चलते हैं दिल्ली, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने पीसी की है। गौरव भाटिया ने यहां पर संबोधित किया। बीजेपी मुख्यालय में सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। ये जो प्रेस वार्ता है, ये बड़े अहम बिंदु पे है। एक खबर कई दिनों से चल रही है भ्रष्टाचार को लेकर, और हमने देखा है कि कैसे जुड़ गई हैं सारी कड़ियां पापी आपके नेताओं को लग गई हैं हथकड़ियां। और जिस महत्वपूर्ण सवालों को जनता उठा रही है, बहुत संक्षिप्त में पहले मैं जो भ्रष्टाचारी पापी आप है उनके नेताओं से कुछ सवाल पूछूंगा, और उसके बाद जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ईमानदार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक लड़ाई छेड़ी है कि ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ सारे कट्टर बेईमान पापी भ्रष्टाचारी जिनको न्यायालयों से कोई राहत नहीं मिल रही वो खड़े हैं, दूसरी तरफ एक ईमानदार प्रधानमंत्री, 140 करोड़ जनता वो पाई पाई का हिसाब मांग रही है। सबसे पहला सवाल जो अरविंद केजरीवाल और जो भ्रष्टाचारी आपके नेता हैं उनसे पूछना चाहेंगे, ये जो न्यायालय जाते हैं अरविंद केजरीवाल, और अब आप गिनिएगा, अरविंद केजरीवाल जी सबसे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय गए और उन्होंने कहा 9 समन्स ईडी के आए हैं, उस पर रोक लगाई जाए और मेरी गिरफ्तारी ना हो। पहली चोट दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा, प्रथम दृष्टया फाइलों का अवलोकन करने के बाद यह स्पष्ट है कि शराब घोटाले का अगर आरोपी कोई है तो वो आप हैं, और उनको राहत नहीं मिली। उसके बाद ईडी कोर्ट गए, उन्होंने कहा ईडी को मेरी हिरासत ना दी जाए। ईडी कोर्ट ने कहा नहीं, ईडी जांच करेगी, आपको मुश्किल सवालों का जवाब देना पड़ेगा। उसके बाद वो पुनः दिल्ली उच्च न्यायालय गए कि ये जो आदेश हुआ है इस पे रोक लगाई जाए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने रोक नहीं लगाई। फिर वो ईडी कोर्ट गए, ईडी कोर्ट ने उनकी हिरासत को आगे बढ़ा दिया, और हमने देखा कि पुनः 15 अप्रैल तक उनको जुडिशियल कस्टडी में दे दिया गया। ये हुई 5 चोटें। इसके साथ मनीष सिसोदिया 14 महीने से जेल में है। ईडी कोर्ट ने बेल नहीं दी, दिल्ली हाई कोर्ट ने बेल नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने बेल नहीं दी, रिव्यू पिटीशन फाइल किया, बेल नहीं मिली, 4 और चोट लगी। 5 और 4 9 बार न्यायालय से मुंह की खानी पड़ी। संजय सिंह, ईडी कोर्ट कोई राहत नहीं, उसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय कोई राहत नहीं, 11। तो क्या आज ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे? ये जो सारी बहस है ये प्रेस वार्ताओं में ही होती है, लेकिन न्यायालय के अंदर जो आपकी दलीलें हैं ये खोखली हैं, और देश संविधान से चलता है, लोकतंत्र में मर्यादा होती है।
न्यायालय फैसला करता है कि किसको बेल मिलेगी किसको नहीं। इस पे आपका कोई प्रवक्ता कोई जवाब नहीं देता है। दूसरी बड़ी बात, क्या यह सत्य नहीं है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, आपने उनसे इस्तीफा लिया? आपने सत्येंद्र जैन से, भाजपा ने ही दबाव बनाया, जनता की आवाज बन गए, आपने इस्तीफा लिया। आज ये दोहरे मापदंड क्यों है अरविंद केजरीवाल जी? आप स्वयं आज आरोपी हैं, जेल की सलाखों के पीछे हैं, तो आप इस्तीफा नहीं देंगे? फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।